अच्छा सॉरी, मैं अभी स्कूल में ही हूँ, असल में इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू था, तो अब सही है आई थिंक। सबसे पहले तो बताएं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता तो नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर का? बता दें, वरना मुझे आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू आस्क फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक ख़त्म हो गया था और अब आपने उसका टेस्ट देना है आने वाले वीक्स के अंदर, तो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी मुझसे। जो गिवेंगे 2-3 मिनट्स, ताकि आप उसकी वर्कशीट निकाल कर कोई भी मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, कोई भी थ्योरी का पार्ट, कोई भी एमसीक्यू है वो पूछ लें। नहीं है तो फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल मैंने संडे को क्लास ली थी, तो उसमें भी आई डोंट नो कि कौन से बच्चे आए थे, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो शायद कल पूछ के ख़त्म हो गए हों क्वेरीज, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, तो वन बाय वन ज़रा फीडबैक ले लेते हैं, ताकि रिकॉर्ड भी रहे, ताकि हम आगे बढ़ रहे हैं और तो हमने सबको ऑन बोर्ड ले लें। तो हमारे साथ ऑनलाइन हैं अभी अफाफ। अफाफ बेटा, ज़रा माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अफाफ, आवाज़ आ रही है आपको? माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज़ जी। हेलो, थोड़ा ज़ोर से बोलो बेटा। अफाफ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी एहतशाम भाई, ज़रा माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, अफाफ के माइक का मसला है। तुम्हारे कोई क्वेश्चंस रहते हैं? नहीं सर। पूरा टॉपिक हो गया है? अच्छा ठीक है। अलिशबा खान, आप बताएं ज़रा। जी अलिशबा, जी सर। कोई अस्सलाम क्वेश्चंस रहते हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर। होगा ठीक है। आयशा इकबाल, आप बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, हाजिब, हाजिब शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, अब सारे क्वेश्चन हो गए पास सर। वालेकुम सलाम, अच्छी बात है। मलिहा, आप बताओ बेटा। सर हो गए मेरे भी। अच्छा ठीक है। मोहम्मद फरजाम। जी मोहम्मद फरजाम। मोहम्मद मोरिस खान। हो गए सर सारे। ठीक है। शयान अहमद। सर हो गए सारे। ठीक है। उसैद अहमद। जोया सलमान। जी जोया। जोया, आपको आवाज आ रही? एनी हाउ, चलें हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
मोल्स हो गया, एटॉमिक आपका स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए इन अ सेंस कि इसके अंदर आपके पास कुछ नया सीखने को नहीं है। अच्छा, जो मैं नोट्स यहाँ लिख रहा हूँ ना, इधर आप इसी तरह कॉपी में कॉपी कर लें, ताकि कल जब आप आए तो हम इससे आगे बढ़ें इसी पैटर्न में। ठीक है, तो आपकी आज की ऑनलाइन क्लास कोई ज़ाया ना हो। सबसे पहले तो डेफिनेशन है रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो इसमें आप रिडॉक्स रिएक्शन की हेडिंग डालें चैप्टर की, रिडॉक्स रिएक्शंस। और इसमें आप पहला पॉइंट ये लिखें कि केमिकल रिएक्शंस in which process of reduction and oxidation takes place together are called redox reactions। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होती है, इन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। सबसे पहली बात आपको समझने की ये है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग से होती भी नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ रिडक्शन नहीं हो रही। यानी कि आप अपने जहन में बिठा लें कि एक रिएक्शन होता है जो ऑक्सीडेशन होता है और एक रिएक्शन होता है जो रिडक्शन होता है, और जब दोनों साथ होते हैं तो ही रिडॉक्स होता है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ लाजमी रिडक्शन भी हो रही होगी और वो रिएक्शन रिडॉक्स ही होगा, और अगर कहीं रिडक्शन हो रही है तो वहाँ लाजमी ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और वो रिएक्शन रिडॉक्स ही होगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई रिएक्शन रिडॉक्स हो ही ना, कि यानी कि उसमें ना ऑक्सीडेशन हो रही हो ना उसमें रिडक्शन हो रही हो। मतलब दोनों होती हैं तो साथ होती हैं, या तो दोनों ही नहीं होती हैं, एक का होना पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डू नॉट टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली नहीं होते ये। ठीक है, हाँ ऐसा जरूर है कि कुछ रिएक्शन ऐसे हों जिनमें इन दोनों में से कुछ ना होता हो, ना ऑक्सीडेशन होती हो ना रिडक्शन होती हो, तो ऐसे रिएक्शंस को नॉन रिडॉक्स कहते हैं। तो सम रिएक्शंस आर नॉन रिडॉक्स, कुछ रिएक्शन नॉन रिडॉक्स हैं, और उसमें आपके पास एग्जांपल है एसिड बेस रिएक्शंस की। एसिड और बेस के रिएक्शंस। इसके बाद आपके पास एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद आपके पास रिएक्शन एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन की। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इनमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। आपको यहाँ ये सीखना है कि आप कैसे बताएंगे कि एक रिएक्शन रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स है। तो उसके लिए आपको वही डेफिनेशन यूज करनी है जो आपने ओ लेवल में सीखी थी, कि हाउ डू यू से कि इफ समथिंग इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और इफ समथिंग इज अंडरगोइंग रिडक्शन। लेट मी गिव यू अ रिकॉल। ऑक्सीडेशन तब होती है जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, और इसी का उल्टा रिडक्शन कहलाती है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन तब होती है जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो,
या गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होती है? थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन है। दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिडक्शन है। फाइनल है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ना इन सब में, वो ये लास्ट वाली है, ऑक्सीडेशन नंबर वाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और आज हम इसी से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि हम किस तरह सीखते हैं कि हमारे सामने अगर एक इक्वेशन आए तो उस पर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे लगाएंगे। जैसे फर्ज करें एक आपकी ओ लेवल की इक्वेशन है, ग्रुप 7 में आपने पढ़ी थी कि अगर एक ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन है तो वो अपने से कम रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और ब्रोमीन डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हम कैसे बताएंगे कि इस रिएक्शन के अंदर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूस हो रहा है? ठीक है, तो इस रिएक्शन को आपको समझना है। तो इसके लिए आपको इन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना सीखना पड़ेंगे। तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। यहां तक सबको समझ में आया तो जरा चैट में लिख दें तो फिर हम आगे बढ़ें। यहाँ तक क्लियर है सबको? चल ठीक है, गुड। सो मैं इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ एज redox 1। ठीक है, अब हम यहीं पे ही अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वो फाइल मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा ग्रुप में। मैं हाथ के हाथ सेंड कर दूं ताकि आपको, और आप उसको बाद में पीडीएफ में कन्वर्ट करके मर्ज भी कर सकते हैं इस बोर्ड वर्क को ना बाद में। ये इसलिए भेजा है कि आप लोग अपने नोट्स को इस तरीके से नहीं। जाजिब क्या पूछ रहे हैं, जरा माइक अनम्यूट करके पूछें, मैं आपका सवाल नहीं समझा। सर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में अब तक के सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन वगैरह पढ़ी है, तो सिर्फ वही पढ़ना था, सॉलिड्स लिक्विड्स वगैरह को क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल पढ़ना था, मैंने क्लास में बताया भी था। आई थिंक आप उस दिन क्लास नहीं अटेंड की होगी आपने। मैंने बताया था कि जो इसका सिलेबस है ना उसके अंदर गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों हैं, पर अभी हम उसमें से सिर्फ गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं। सॉलिड और लिक्विड स्टेट हम आखिर में पढ़ेंगे, और उसकी वजह यह है कि सॉलिड स्टेट जो है इसके सिलेबस के अंदर 2016 में ऐड हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चंस अभी कम हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस गैसियस स्टेट के हैं क्योंकि गैसियस स्टेट 2002 से थी सिलेबस में। तो इसलिए अगर आप वर्कशीट देखें तो वर्कशीट में धड़ाधड़ आपको गैसियस स्टेट से क्वेश्चन मिलेंगे, सॉलिड स्टेट के इक्का दुक्का क्वेश्चन हैं, तो वो हम एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं। सही है, ओके सर। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। और अब हमारी सेटिंग है हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स।
ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे असाइन करते हैं। देखिए आपकी जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं ना, उसमें दो ही तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस comprise of elements and compounds only। तो आपके केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। या तो आप किसी चीज को एलिमेंट कह देंगे या तो आप किसी चीज को कंपाउंड कह देंगे, तीसरी चीज कोई इक्वेशन में होती नहीं है। अगर आपको इक्वेशन में एलिमेंट नजर आता है तो फिर आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एन एलिमेंट इक्वल्स टू 0। जहां आपको एक एलिमेंट नजर आए एक इक्वेशन में, चाहे रिएक्टेंट साइड पे हो चाहे प्रोडक्ट साइड पे हो, आप उसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर लगा दें। जैसे कि इक्वेशन में आपको बता रहा था, क्लोरीन प्लस 2KBr forms 2KCl प्लस Br2। इसमें आप सब एग्री करेंगे कि इसके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना, ये एलिमेंट्स हैं। दिस वन एंड दिस वन इज एन एलिमेंट। एलिमेंट कैसे पता करते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम हो, दैट इज एन एलिमेंट। तो जहां आपको एलिमेंट नजर आए ना, आप उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 असाइन कर दें, ये बताने का मकसद है। दूसरी जो चीज होती है वो कंपाउंड होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज द कंपाउंड। कंपाउंड देखने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर दो अलग एलिमेंट्स हों। तो यू कैन क्लियरली सी के उसमें एक एलिमेंट पोटेशियम है, एक एलिमेंट ब्रोमीन है, तो दैट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड को कैसे सॉल्व करते हैं वो एक अलग बात है। तो दिस इज अ कंपाउंड एंड दिस इज आल्सो अ कंपाउंड। यहां तक बात समझ में आई बेटा आपको कि एक इक्वेशन में दो ही चीजें होती हैं, एलिमेंट या कंपाउंड, और जहां एलिमेंट नजर आएगा आप उसके ऊपर नंबर 0 लगा देंगे। बाकी बचा कंपाउंड, उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ तक बात समझ में आए, बताएं कि आपका ये बात समझ में आई जो मैंने अभी लिखी है। गुड। अब पीछे बचा कंपाउंड। तो कंपाउंड की दो कैटेगरीज हैं आपके पास भाई। पहले तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड्स, और आप सबको पता है नंबर 2 आर कोवलेंट कंपाउंड्स। पहले हम आयनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कंटेन्स कैटाइन एंड एनाइन। इसमें कैटाइन और एनाइन होता है। अब जो कैटाइन आपके पास होगा ना, और जो आपके पास एनाइन होगा, उसकी अलग अलग कैटेगरीज बनाना पड़ेंगी आपको समझने के लिए बात को। कैटाइन जो है वो किसी ग्रुप मेटल को बिलोंग कर सकता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ग्रुप मेटल के कैटाइंस हैं। या कैटाइन जो है वो किसी ट्रांजिशन मेटल का हो सकता है, जैसे कि आयरन 2+, आयरन 3+, कॉपर 2+, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के आयंस हैं। या फिर आपके पास कैटाइन जो है वो पॉली एटॉमिक हो सकता है। पॉली एटॉमिक में आपके पास एक ही एग्जांपल है सिलेबस में, दैट इज NH4 पॉजिटिव अमोनियम। ये भी एक आयन है, कैटाइन है। इसी तरीके से एनाइन जो है वो आपका किसी ग्रुप नॉन मेटल से बिलोंग कर सकता है। ग्रुप नॉन मेटल में आपके पास ग्रुप 5 आता है, नाइट्राइड,
ग्रुप 6 आता है ऑक्साइड, ग्रुप 7 आता है क्लोराइड। या तो फिर आपके पास हो सकता है पॉली एटॉमिक। अच्छा, पॉली एटॉमिक की लिस्ट बहुत बड़ी है एनाइन के केस में, वो बेटा अनफॉर्चुनेटली आपको याद करना पड़ेगी पूरी, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ओ लेवल्स के कुछ लिखते हैं। सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 2-। कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 2-। नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3 1-। फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है PO4 3-। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है OH 1-। इसके बाद आपके पास होता है बाइकार्बोनेट, HCO3 1-। अब कुछ नए हैं जो आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़े, इन्हें कहा जाता है क्लोरेट 1। क्लोरेट 1 होता है ClO 1-। एक होता है क्लोरेट 5, ये होता है ClO3 1-। एक होता है परमैंगनेट, ये होता है MnO4 1-। एक होता है डाइक्रोमेट, ये होता है Cr2O7 2-। एक होता है नाइट्राइट, NO2 1-। एक होता है सल्फाइड, सल्फाइड होता है SO3 2-। तो ये आपको याद करना पड़ेंगे पॉलीटॉमिक एनाइंस जो हैं सारे। इसमें से कुछ ओ लेवल्स के थे और जो मैंने ब्रैकेट लाइन के उस तरफ लिख दिए राइट हैंड साइड पे वो आपके ए लेवल्स के हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आयनिक कंपाउंड्स के ना आपके पास तकरीबन कोई 6 अलग कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 6 कॉम्बिनेशन कैसे बन जाएंगे? पहला कॉम्बिनेशन जो होगा वो ये होगा, एक ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें जो ग्रुप मेटल का कैटाइन हो और ग्रुप नॉन मेटल का एनाइन हो, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन के ग्रुप मेटल का कैटाइन हो और पॉलीटॉमिक एनाइन हो। आज हम इन दो कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे, बट देन लेटर ऑन ट्रांजिशन मेटल कैटाइन और ग्रुप नॉन मेटल एनाइन, और ट्रांजिशन मेटल का कैटाइन और पॉलीटॉमिक एनाइन, एक और कॉम्बिनेशन होगी जो हम बाद में पढ़ेंगे। और तीसरा होगा आपके पास पॉलीटॉमिक कैटाइन और ग्रुप नॉन मेटल और पॉलीटॉमिक कैटाइन और पॉलीटॉमिक एनाइन, ये भी आपके पास एक कॉम्बिनेशन बाद में बनेगी। तो ये 6 कॉम्बिनेशन हमारी बनती हैं पूरी, ठीक है। तो सबसे पहले बताएं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया पूरा। अभी हम पहली कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे, केस 1 पे। किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ ले, मैं फाइल को जब तक सेव कर रहा हूँ। चलें ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस 1। तो पहली आपकी जो एग्जांपल है केस 1, दैट इज अ ग्रुप मेटल कैटायन प्लस ग्रुप
नॉन मेटल एनाइन, ग्रुप मेटल कैटाइन और ग्रुप नॉन मेटल एनाइन, सही है। अब इसमें क्या होगा कि आपको बड़ी आसानी होगी क्योंकि चार्जेस ऑन आयंस बिलोंगिंग टू ग्रुप एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है एस फॉलो, और वो कुछ इस तरह से हैं। और ये चार्जेस ऑक्सीडेशन नंबर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर मैं ग्रुप लिखूं एक जगह और एक जगह उसका चार्ज लिख दूं, एक जगह मैं लिखूं कि ग्रुप नंबर क्या है और आगे उसका चार्ज लिख दूं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, ग्रुप 6। सो अगर हम आपको बोलें कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं ग्रुप और यहाँ पे हम चार्ज लिख रहे हैं, तो अगर ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है तो 1 प्लस चार्ज होगा, ग्रुप 2 है तो प्लस 2 चार्ज होगा, 2 प्लस, ग्रुप 3 है तो 3 प्लस चार्ज होगा, ग्रुप 5 है तो 3 माइनस चार्ज होगा, ग्रुप 6 है तो 2 माइनस चार्ज होगा और ग्रुप 7 है तो 1 माइनस चार्ज होगा। ये चार्जेस आपको याद करना पड़ेंगे, होपफुली कुछ बच्चों को याद होंगे, और उस हिसाब से आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। अब इसका आसान तरीका ये है कि आप क्या करें कि ग्रुप 1 में से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। ग्रुप 1 में से जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया सोडियम, ग्रुप 2 में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया मैग्नीशियम, ग्रुप 3 में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया एल्यूमिनियम, ग्रुप 5 में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें जैसे नाइट्रोजन, ग्रुप 6 में से ऑक्सीजन, ग्रुप 7 में से क्लोरीन। अब आप इनके कॉम्बिनेशंस बनाते जाएं, जैसे कि सबसे पहले आप बनाएं सोडियम विद नाइट्रोजन, तो ये फॉर्मूला बनेगा Na3N। अगर आपको ये कंपाउंड कहीं इक्वेशन में लिखा हुआ नजर आए Na3N, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। एक कॉम्बिनेशन आप बनाएं सोडियम और ऑक्सीजन की, और एक फाइनल कॉम्बिनेशन आप बना लें सोडियम और क्लोरीन की। इसी तरीके से आप एक कॉम्बिनेशन बनाएं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की, वो बनेगा Mg3N2। एक आप बना लें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, एक आप बना लें मैग्नीशियम और क्लोरीन की, MgCl2। इसी तरीके से आप एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए एल्युमिनियम और नाइट्रोजन की, एक कॉम्बिनेशन आप बना लें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की, और एक कॉम्बिनेशन आप बना लें एल्युमिनियम और क्लोरीन की। अब इससे क्या हुआ है कि दुनिया भर के कॉम्बिनेशन आपके सामने हैं। हाँ, इसमें ये फर्क हो सकता है कि सोडियम की जगह लिथियम हो सकता है, कोई और ग्रुप 1 एलिमेंट हो सकता है, और क्लोरीन की जगह या ऑक्सीजन की जगह या नाइट्रोजन की जगह नॉन मेटल में से कोई और हो सकता है। कहानी बहरहाल यही रहेगी, क्योंकि समराइज तरीके से ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है। पूरी दुनिया के आने कंपाउंड तो यहाँ लिखे नहीं जा सकते। अब पर्पल कलर से मैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट करें केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको कहीं से भी बीच में रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, किसी भी एक साइड पे आपको सोडियम नाइट्राइड नजर आया, ये वाला, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सोडियम किस ग्रुप का है और आप उस ग्रुप का चार्ज याद रखेंगे, और ये आपको पीरियड टेबल मिला हुआ होगा तो सोडियम आपको पता चलेगा ग्रुप 1 का है, फौरन से जाके आप सोडियम पे 1 प्लस लगा देंगे और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। और नाइट्राइड ग्रुप 5 का है तो उसके ऊपर आप 3 माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहीं पे अगर आप फर्स्ट करें मैग्नीशियम नाइट्राइड सॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड पे आप 2 प्लस लगा देंगे और नाइट्राइड पे आप फिर भी 3 माइनस लगाएंगे क्योंकि वो ग्रुप 5 का है। ठीक है, और ये अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस लगाते हैं, पर क्लोरीन पे आप -1 लगाते हैं क्योंकि वो ग्रुप 1 का है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आप एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो 3 प्लस लगाते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस लगाते हैं। इस तरीके से आप अपने केस 1 के जो पॉसिबल आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक क्लियर है सबको?
अच्छा, जो केस 2 है आपके पास, वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अभी हम स्टार्ट तो कर लें, पर उसको मैं ज़रा दोबारा क्लास में ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्लास को थोड़ा सा रोकेंगे। केस 2 में क्या है कि आपके पास ग्रुप मेटल कैटाइन है, पर पॉली एटॉमिक एनाइन है। तो अगर आप पॉली एटॉमिक एनाइन देखें, जो मैंने अभी यहाँ पर कॉपी कर लिया था, मैं ज़रा ओपन कर रहा हूँ और इन्हें गिने। अभी ओपन हो रही है पिक्चर, ये रही पिक्चर, ज़रा मैं, तो ये कितने हैं? 12 हैं। ये गिनते हैं ज़रा दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 एनाइंस हैं। तो 12 एनाइन का मतलब हुआ कि पहले तो ग्रुप 1 इन 12 के 12 के साथ जुड़े, यानी कि जैसे कि सोडियम को पहले आप जोड़ना शुरू करें सल्फेट से। सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड 1, सोडियम क्लोराइड 5, सोडियम परमैंगनेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम सल्फाइड। ये 12 खत्म हो तो फिर आप इन्हें मैग्नीशियम से जोड़ें, इस तरह मैग्नीशियम। फिर वो 12 खत्म हो तो आप इन्हें एल्यूमिनियम से जोड़ें। इस तरह आपके पास बहुत सारा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको समझाने के लिए इसमें से रैंडमली कुछ सिलेक्ट करूंगा। जैसी बात है 12 12 और 12, 36 कॉम्बिनेशंस तो हम पूरे के पूरे अभी यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ। पहली बात ये याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑन हाइड्रोजन इज 1+। हाइड्रोजन पे 1+ होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, जब मेटल के साथ होता है हाइड्रोजन, पर आपके लिए तो 1+ ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ऑक्सीजन इज 2-। ऑक्सीजन पे 2- होता है, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स, वो छोड़ दें, एक्सेप्शन आपके पास नहीं आएंगी। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं फर्स्ट करो, एक आपको कहीं पे पॉप आउट हो जाता है सोडियम सल्फेट, ठीक है, किसी इक्वेशन के अंदर, तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास ये बचेगा कि आप कहोगे कि इसके अंदर 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, ये सब मिलाकर मुझे 0 कंसिडर करना है इस रूल के हिसाब से। फिर क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 का है तो इसका चार्ज आपको पता है, सल्फर का चार्ज आपको नहीं पता, और ऑक्सीजन का चार्ज अभी हमने आपको बता दिया 2- है, -2, ठीक है, इक्वल टू 0। उस हिसाब से मैथ्स की एक इक्वेशन बन जाएगी, 2 + सल्फर -8 इक्वल टू 0, सल्फर इज इक्वल टू 6 प्लस चार्ज। इसी तरीके से अगर आपके पास फर्ज करें आ जाता है मैग्नीशियम क्रोमेट Cr2O7, उसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि जी इसमें एक मैग्नीशियम है, इसके अंदर 2 क्रोमियम है, और इसके अंदर जी 7 ऑक्सीजन है, और सबका चार्ज मिलाकर हो जाता है 0। क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज आपको पता है 2 है, क्योंकि ग्रुप 2 का है। क्रोमियम का चार्ज आपको नहीं पता, और ऑक्सीजन का चार्ज आपको पता है -2 होता है। तो -2 को आप 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -14 हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। क्रोमियम को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी +6 आएगा। अब ये मत समझिएगा सभी +6 आते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे फर्स्ट करें, आपके पास इसके अंदर आ गया ग्रुप 3 से ले लेते हैं, एल्युमिनियम मैग्नेट, एल्युमिनियम मैग्नेट, एल्युमिनियम +3 मैग्नीज +12 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये 3 है ना, ये मैग्नीज से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एल्युमिनियम का चार्ज आपको पता है 3, मैग्नीज का चार्ज आपको नहीं पता,
ऑक्सीजन -2 है, 12 टाइम्स 2 इज -24 इक्वल टू 0। जब आप मैग्नीज को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो +7 आएगा आपके पास। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। जब आपके पास ग्रुप मेटल कैटायन आएगा तो उसका चार्ज तो फिक्स होगा। पॉलीटॉमिक एनाइंस के अंदर अगर आप एक बात नोट करें जो अभी तक शायद आपने ना की हो, कि ज्यादातर चीजों के अंदर ऑक्सीजन लगी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम आपको ऑक्सीजन का चार्ज बता रहे हैं तो सिर्फ एक अननोन बचेगा आपके पास, ऑक्सीजन का चार्ज तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर आपको दूसरे का चार्ज निकालना होगा, वो आप मैथ्स की इक्वेशन बना के निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को, ये कैसे हुआ है काम केस 2 में? बताएं अगर यहां तक समझ में आया है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब आप स्कूल आएंगे तो फिर हम यहाँ से केस 2 के थोड़े रिवीजन से केस 3 से आगे बढ़ेंगे, फिर हम कोवेलेंट्स पे जाएंगे और फिर इस चैप्टर के पास से पास करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, मैं रुका हूँ, बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं। सर जी बेटा। सर जो टोटल चार्ज होता है कंपाउंड पे वो 0 होता है। जी तो हम एज एन मतलब चार्जेस हम सेपरेट सेपरेट एलिमेंट्स को देते हैं इन अ कंपाउंड। जी जी, हर एलिमेंट का, अगर एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट है दोनों का अलग चार्ज होगा, वो ऐड होकर 0 होना जरूरी है। एक कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों का अलग चार्ज होगा, तीनों का ऐड होकर 0 होना जरूरी है। ये जो एक्सेप्शनल जो है जैसे मेटल हाइड्रेट्स और ये हाइड्राइड्स और ये हमें ये तो नहीं याद करना। नहीं, ये नहीं आएगा आपके पास। एक्सेप्शन बताई इसलिए जाती है कि अगर हम बच्चे को बोलते हैं हाइड्रोजन +1 होता है तो वो समझेगा होता ही +1 है, आगे कहीं पढ़ेगा तो बोलेगा वहाँ -1 था तो हमें +1 क्यों पढ़ाया था। फिर हम आपको बता रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शन है इस रूल की, पर आपके सिलेबस के अंदर ये हमेशा इसी पैरामीटर में रहेगा। एनी अदर क्वेश्चन? नो। चलें, अल्लाह हाफिज।